लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जो टॉपिक है, ये जो नया हमने शुरू किया है, ये है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट जो है ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों को, इसके बगैर कोई चीज़ मुकम्मल ही नहीं हो सकती हमारे कंट्री में जो लॉ है। और एविडेंस एक्ट जो है ओरिजिनली जब ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ों ने आकर इधर हुकूमत की, तो हम देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर को पीपीसी भी आ गया, लेकिन मसला ये हुआ कि इनको जो है प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट किया जाए। और इससे पहले जो था, जो मुस्लिम एरा था, जो मुसलमानों का जो उससे पहले दौर था, उसमें कोई कोडिफाई लॉ नहीं था। कोडिफाई लॉ जो है फर्स्ट टाइम वो ब्रिटिश इंडिया जब ये आया, उस ज़माने में ये आया। और सबसे पहले ये जेम्स स्टीफन एक अंग्रेज़ हैं, जिन्होंने, हम कहते हैं कि वो ये फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन, उस ज़माने में इंडियन एविडेंस एक्ट था। मैं बाद में आता हूँ कानून शहादत की तरफ, लेकिन ये स्टार्ट क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ एविडेंस एक्ट की, कानून शहादत की, इसीलिए सिर्फ ज़रा आज इस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हमारा कानून शहादत आया किधर से है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये जिस लॉ को आप पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ से आया, इसका क्या मकसद था, तो वो आपका मकसद पूरा भी नहीं होता। तो इसलिए मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ कि जेम्स स्टीफन फर्स्ट टाइम उसने एक बिल पास किया, बिल ड्राफ्ट किया, और ये 1871 में उसने ये बिल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया कि जनाब क्रिमिनल लॉ के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाना है, उसके लिए लॉ ऑफ एविडेंस का होना ज़रूरी है। लॉ इसमें कौन से फैक्ट जो हैं वो रेलेवेंट होंगे, कौन से एडमिसिबल होंगे, किसी जुर्म को, किसी फैक्ट को प्रूव करने का तरीका क्या होगा, वो सारा जो था वो हम उसे कहते हैं जेम्स स्टीफन रिपोर्ट भी कहते हैं उसे। अब ये 1871 में ये फर्स्ट टाइम वहाँ चली जाती है ब्रिटिश कैबिनेट में। कैबिनेट इसे प्रूव करती है और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक सेलेक्ट कमेटी बनती है। ये सेलेक्ट कमेटी के वहीं पेश होता है, और 31 मार्च 1871 को ये जो ड्राफ्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूव करके इंडिया भेज देती है। यहाँ से क्योंकि गवर्नर जनरल का उन दौर था, और गवर्नर जनरल ने कुछ इसमें चेंजेस करने के बाद ये इस तरह ये एविडेंस एक्ट जो है ये यहाँ अडॉप्ट हो गया और ये प्रोमलगेट हो गया। अब हमने देखना है कि इसमें है क्या क्या चीज़ें, किस पर लागू है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना, किस किस पर भी। तो अब एक चीज़ ज़रूर है कि एक है सब्सटेंटिव लॉ, एक है प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ को अब अगर आपने किसी चीज़ को प्रूव करना है, उसका कोई प्रोसीजर भी होना चाहिए। वो प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। कौन सा फैक्ट है जो प्रूव होना चाहिए, कौन सा फैक्ट है जो इररेलेवेंट है, उसका तरीका क्या होगा। वो जितनी भी ये चीज़ हमें, ये सारे जो है एविडेंस एक्ट जो है ये सब चीज़ का हमें हल बताता है। और एक और चीज़ है, इससे हम कहते हैं लेक्स फोरिया। मतलब ये है कि इसका ये लॉ ऑफ कंट्री है एक मुल्क में। दूसरा ये है कि इसके बाद अब आ जाता है, अगला दौर आता गया 84 में। ये थोड़ी सी मैंने पीछे बता दी है कहाँ से है 84 में, क्योंकि मेरा असल टॉपिक तो कानून शहादत है। 84 में जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी। उस दौर में एक मूव चली कि जो मुल्क के कानून हैं उन्हें इस्लामिक जो है वो वे में चेंज किया जाए। कुछ ऐसे कानून हैं जो उस ज़माने के लोगों के मुताबिक गैर इस्लामी थे, या वो चाहते थे कि इस्लामी कानून का टच दिया जाए, और उसमें पीपीसी में भी अमेंडमेंट हुई थी। ये पहले मैं ज़रा थोड़ा सा हट के
पीपीसी में पहले एक ग्रीवियस हर्ट होती थी, एक सिंपल हर्ट होती थी, बस, और दोनों ही अरेस्टेबल थे। पुरानी पीपीसी आप ले लेंगे, दोनों ही अरेस्टेबल थे। जब ये 337 से और इसकी फिर आगे डेफिनेशन आनी शुरू हुई और क्लासिफिकेशन हुई, इसी तरह ही मूव ये चली कि जो ये एविडेंस एक्ट है इसको भी इस्लामिक वे में लाया है। लिहाजा एक कमेटी बैठ गई और उसने उसको जब चेंजेस की तो सिर्फ 7 सेक्शन जो है आर्टिकल अब हम कहेंगे वो इंसर्ट हुए, बाकी सारा ही वही है, सिर्फ सेक्शन जो है उनको री नंबर करके आर्टिकल्स में चेंज कर दिया, थोड़ी सी चेंजेस भी की है। अब देखना ये है कि ये एप्लीकेबल कहाँ है। सबसे पहले इसका जो सेक्शन आर्टिकल मैं कहूँगा वो वन वेरी इम्पॉर्टेंट है। और जब भी कोई भी लॉ की लॉ बुक देख लेंगे, उसका जो पहला सेक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये बताता है कि ये किस किस चीज़ पर एप्लीकेबल है, किस चीज़ पर नहीं है। अब शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट द ऑर्डिनरी दिस ऑर्डर, अब ये ऑर्डर है, मे बी कॉल्ड कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये इसका नाम रखा गया। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो सबसे आर्टिकल 2 जो कह रहा है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग आपने नोट फरमानी रखनी है अपने ज़हन में, इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ए ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction, but does not apply to proceeding before arbitrator। और आगे इसका सेक्शन सबसे आर्टिकल 3, इट शैल कम इन फोर्स एट वंस। 28 अक्टूबर 1984 को ये जब नोटिफिकेशन हुआ, उसी वक्त कह दिए फौरी तौर पे ये काबिल नाफिज हो। अब देखना ये है हमारे यहाँ, आप देखते हैं कि प्रोसीडिंग किस किस्म की हमारे यहाँ चलती है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। इससे पहले जो एविडेंस एक्ट था उसमें मार्शल लॉ का, वो जो कोर्ट मार्शल का जिक्र नहीं था। ये क्योंकि बनाने वाला खुद जनरल था, लिहाजा किसी ने भी फौज की तरफ से इतराज़ ही नहीं हुआ, लिहाजा ये इसकी एप्लीकेबल है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, वो तो एविडेंस ही देना है। हम लफ्ज़ जो एविडेंस है, ये जो आया है ये लैटिन वर्ड एविडेंस से आया है। एविडेंस की जो डेफिनेशन है इसी आर्टिकल 2C में दी हुई है, हम ज़रा उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एविडेंस इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट वेदर इट इज इन राइटिंग और ओरल, विच द कोर्ट परमिट्स, सिर्फ वो होगी जिसको अलाउड कोर्ट करेगी, ऐसी और कोई चीज़ नहीं होगी। टू रिक्वायर और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट, या अदालत कह रही है या हुक्म दे रही है कि ये जो एविडेंस, ये जो स्टेटमेंट है, ये चीज़ दी जाए, वो भी एविडेंस में जाएगी। बाई एनी विटनेस, किसी भी गवाह की तरफ से। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, किस सिलसिले में दी जाएगी कि वो गवाही या वो एविडेंस ऐसी होगी कि जो मैटर इन फैक्ट, जो अंडर इंक्वायरी, अंडर इशू जो उसके पास पेंडिंग है, या इंक्वायरी में है तो इंक्वायरी उसकी हो रही है, इधर उधर की नहीं एविडेंस दी जाएगी। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, और ये जो हम जुबानी जो भी कहेंगे इसे हम ओरल एविडेंस कहेंगे, जुबानी शहादत। इसके बाद सेक्शन C, यही सब सेक्शन, इसका पार्ट 2 है। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी किसी किस्म का,
वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो भी एविडेंस में। अब डॉक्यूमेंट क्या है उसकी भी डेफिनेशन हो सकता है। अब देखें, आप कहें ये डॉक्यूमेंट है, मैं कहता हूँ नहीं, ये कोर्ट कहती है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। अब डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन है, ये 2D में दी हुई है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, मटीरियल चीज़ ओरल में लिखी हुई है, साइन है, कोई भी चीज़ है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स है, फिगर मार्क है, और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन, और अगर इसके अलावा वो कोई चीज़ है वो भी है, इंटेंडेड टू बी यूज विच मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर। उसका मकसद ये हो उस डॉक्यूमेंट का कि जो मैटर इशू है उसमें वो मुशाहदत दी जा रही है। ये अब आ गया एविडेंस जो आगे किसने किया है, एक है ओरल एविडेंस, एक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ओवरऑल एविडेंस की भी आगे दो किस्में हैं, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट, जिसे हम हेरसे कहते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट्री की भी एविडेंस दो किस्में हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह दें या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह दें। अब ओरल जो एविडेंस है वो कैसे देना, क्या क्या चीज़ है जो लाज़िम व मलज़ूम है, जो कानून कह रहा है, वो आर्टिकल 71 कह रहा है कि ओरल एविडेंस किसने देना, हर एक नहीं देगा, जो ये यहाँ कानून में लिख दिया गया है वही देगा और कोई नहीं देगा। कौन है? ओरल एविडेंस मस्ट बी इन ऑल केसेस व्हाट एवर बी डायरेक्ट। पहली तो वो कह रहा है आर्टिकल 71 में, तो जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होगा। इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, कि ओरल एविडेंस उस बंदे ने देना है जो ये कह रहा है कि मैंने खुद देखा है। अगर उसने खुद नहीं देखा तो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर एक और है, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही हियर इट, कि उसने सुना भी हो। अगर कोई ऐसी चीज उसने सुनी है, खुद सुनी है अपने कानों से, वो डायरेक्ट एविडेंस में है। इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही परसीव्ड इट बाय द सेंस आर इन दैट मैनर। अब एक और चीज आ गई, ऐसी एविडेंस जो आपने देखी है, ये आपको इशारतन पता चला है और उसका मतलब भी वही है जो आप बयान कर रहे हैं। आपकी जो सेंस है उसने इसको देखा है, सेंस में, इन दैट मैनर ये आपने बयान करना है, तो ये भी ओरल एविडेंस में आएगी। अब आप आखिरी है, इट मस्ट बी द एविडेंस हु होल्ड दैट ओपिनियन ऑन दोज ग्राउंड। अब ये भी एक और चीज आ गई, एविडेंस उसकी भी होगी जिसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन चल कर रहे हैं, जिसका ग्राउंड जो है वो होल्ड ओपिनियन, उसका ग्राउंड उसका होना चाहिए। फर्ज की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट में एक मिसाल दे रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट्री वो डायरेक्ट एविडेंस में आ रहा है, उसमें सारी आ जाएंगी। तो फर्ज किया कोई चीज़ वो या डॉक्टर है, तो वो उसी की एविडेंस देगा जिसको उसमें एक्सपर्टीज़ है या जिसका उसको नॉलेज है। ये नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट के बारे में है और एविडेंस ओरल जो है उसका कोई असिस्टेंट डिस्पेंसर आकर दे जाए या वो दे जाए, ये नहीं होगा। अब इसके बाद आ गया इनडायरेक्ट एविडेंस हेयर से। लॉ जो है, एविडेंस का जो लॉ है, असल जो है या कानून भी यही है कि जो एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन समटाइम कभी हो जाता है, law had required that must be a direct evidence, but sometimes a situation comes that the direct evidence is not available. फिर आप क्या करें? तो उसका भी तो हल होना चाहिए ना।
اس میں اب مثلا ایک مثال میں بڑا اہم ایک میٹر ہے، کچھ ایکسیپشن بھی اس میں ہے. میں عام ہم نے دیکھا ہوا ہے، آپ ماشاء اللہ تمام وکلا ہے کہ ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی، ایک بی بی نے بیان دے دیا، اپنے والد کو بتایا، وہ موقع پر موجود نہیں ہے کہ میرے ساتھ آج فلاں فلاں نے اغوا کیا، یا میرے ساتھ فلاں نے یہ ریپ کر لیا، یا یہاں لے گیا، یا وہ کر گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو والد ہے وہ ایف آئی آر درج کرا رہا ہے. والد جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرا رہا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ اسے وہ نہیں اور کرا سکتا؟ ڈائریکٹ ایویڈنس بھی نہیں، اس نے خود نہیں دیکھا، تو لڑکی نے دیکھا، وکٹم ہے لڑکی. تو لا یہ کہتا ہے، یہ ہے آرٹیکل 19. یہ اس کے تحت میں آگے سارا بتا دیا. آج کل کا انٹروڈکشن ہے ساری، جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ میں سارا آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں کہ اس کے تحت کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فیکٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہیں، ایڈمیزیبل بھی ہیں. اس کے بعد کیونکہ انٹروڈکٹری میں اگر تھوڑا سا ہی بتا دوں، اس پہ جو ہے ٹوٹل جو ہے 166 جو ہے اس میں سیکشن ہے، بیسیکلی آرٹیکل ہیں. چیپٹر 1 جو ہے پارٹ 1 3 پارٹ ہے، اور چیپٹر 1 میں سیکشن 2 ہوئی ہے. چیپٹر 2 میں جو ہے وہ وٹنس کے بارے میں، ہو از کمپیٹنٹ ٹو وٹنس، کون کتنی گواہی ہونی چاہیے، کون دے سکتا ہے. اب اس میں آرٹیکل قانون شہادت میں اور ایویڈنس ایکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں اب آ گیا ہے کہ اگر آپ نے اسلامی لاء کے تحت کوئی پنشمنٹ دینی ہے، اس میں وٹنس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. یہ پہلے نہیں تھا، یہ اب آیا. اس کو ہم ڈیٹیل میں سارا کریں گے. اس کے بعد اس کا چیپٹر جو ہے 3 اس میں ریلیونسی آف فیکٹ ہے. ریلیونسی آف فیکٹ جو ہے اس میں آرٹیکل جو ہے وہ 18 سے لے کر 69 تک. اس کے بعد چیپٹر 4 ہے، اس میں اورل ایویڈنس آ گئی، پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اوورل ایویڈنس جو ہے وہ 70 اور 71 ہے، 71 اور 70. اس کے بعد چیپٹر 5 ہے، اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس، یہ تھوڑا سا لمبا ہے، 72 سے لے کر 101 تک آرٹیکل. اس کے بعد چیپٹر جو 6 ہے، اس میں بڑا ایک اہم ہے جو ہم روز ہم آتے ہیں، اور وہ ہے ایکسکلوژن آف اورل ایویڈنس بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس. ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک رجسٹری آ گئی، مطلب عموماً دیکھا گیا ہے کسی کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جیب سعد نے ایسے گواہ کاٹ لیے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ جو اصل جو مالک ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے، لیکن نہ اورل ایویڈنس نہیں، بالکل نہیں ہو، یہ اس کے لیے ہے. اب آگے چیپٹر اگلا یہ 7 ہے، فیکٹس وچ نیڈ ناٹ ٹو بی. کچھ ایسے فیکٹ ہیں اس کو پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ بھی آگے اس میں آئیں گے. وہ ہیں 113 111 113. اس کے بعد آ گیا جی چیپٹر 8 اسٹاپل. اب اسٹاپل آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا، لا آف اسٹاپل بڑا مشہور ہے. اس میں صرف 2 آرٹیکل ہیں، اور اس پہ بھی آگے بحث آپ سے میں عرض کروں گا کہ لا آف اسٹاپل کیا ہے. اسٹاپل مختصر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. اسٹاپل مینس کہ آپ نے جو چیز ایک دفعہ فور گو کر لی، جان بوجھ کر، ایگزیکٹ یہ نہیں ابھی ویسے میں جنرلی ایک مثال، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، چلے آپ روز گزرتے ہیں، اس نے مکان بھی بنا لیا، آپ روز گزر رہے ہیں اور اسے روک نہیں رہے، اسے نہیں روک رہے ہیں آپ. اب 10 سے 12 سال بعد آپ کو خیال آیا
کہ جناب یہ تو آپ نے مکان بنا لیا ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بائی کنڈکٹ اسے خود وقت پر نہیں روکا تو یہ لا آف اسٹاپر، اس میں ڈیفینیشن میں یہ بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد آ گیا برڈن آف پروف، یہ بہت اہم ہے، یہ چیپٹر 9 ہے۔ برڈن آف پروف جو ہے یہ سیکشن آرٹیکل جو ہے 117 سے لے کر 129 تک، یہ بھی بڑا ہے۔ اب کوئی چیز آپ فرض کیا مدعی اگر کوئی چلا جاتا ہے تو لا یہ ہے کہ جو چیز کلیم جو اسرٹ کر رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے تو یہ میں نے پروو کرنا ہے، یہ برڈن میرے پر ہے۔ اور یہ جو ہے جب ایشو فریم ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے، جب ایشو فریم ہوں گے نا، جب کسی دعوے میں تو لکھا برڈن آف پروف آن ڈیفینڈنٹ، برڈن آف دی آن پلینٹف، یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ میرا ایشو کون، میں نے کیا پروو کرنا ہے اور اس نے کیا پروو کرنا ہے۔ اگر غلط ہو گیا ہے تو پھر اس کا حوالہ دے کر ہم کہیں یہ ایشو تو جناب اس نے پروو کرنا تھا، مجھ پر یہ آپ نے ڈال دیا اس کا برڈن۔ اب آ گیا چیپٹر 10، اس میں 130 سے 161 تک ہے، یہ بھی کچھ 30 کے لگ بھگ ہے، 31 کے ایگزامینیشن آف وٹنس۔ اب ایگزامینیشن وٹنس کیسے ہونا ہے، کس طرح کراس ایگزامین کرنا ہے، کیا کیا جو سوال ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، وہ ساری ڈیٹیل اس میں اس کے تابع ہے۔ اب ایک اور چیز آ رہی وہ ہے سیکشن 11 میں، اور وہ پورے چیپٹر میں ایک ہی سیکشن کا ایک آرٹیکل پورا ایک دے دیا ہے، پورا یہ چیپٹر ہے اور آرٹیکل بھی ایک ہے، اتنا یہ اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امپراپر ایڈمیشن اور ریجیکشن آف ایویڈنس، آپ ایویڈنس دے رہے ہیں اور وہ امپراپر ہی متعلقہ وہ جو چیز ہے وہ یہ آرٹیکل کے تحت آئے گی، اس انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، ڈیسیژن آن اوتھ، یہ بھی ایک ہی چیپٹر ہے اور ایک ہی آرٹیکل ہے 163۔ یہ اتنا اہم ہے، اگر آن اوتھ فیصلہ آپ دونوں پارٹیز اگر کر لیتی ہیں، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ قسم پر فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اوتھ کے ذریعے، دونوں، شرط یہ ہے دونوں ایگری ہوں، اس کی اپیل بھی نہیں ہے، اس لیے یہ اہم ہے۔ اب لاسٹ پہ جو چیپٹر ہے وہ ہے 164 سے 166، یہ مسلینیس ہم اسے کہتے ہیں۔ ریٹ پہ جا سکتے ہیں کس میں اس کے بھی نہیں ہوگی، نہ آپ نے خود کہا، میں نے دیکھیں اچھا ہوا یہ اس دوست نے ایک سوال کر دیا ہے کہ اگر اپیل میں نہیں جا سکتے تو کیا ریٹ میں جا سکتے ہیں؟ ریٹ کی جوریڈکشن بالکل لمیٹڈ نیرو اسکوپ ہے جس کی اپیل لائی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا میرا یہ فیصلہ یہاں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں قسم کے ذریعے فیصلہ ہو تو آپ نے سوچ کر کیا ہوگا۔ اب اس نے قسم 2 منٹ صبر کر لے، چوٹی اٹھا لیکن قسم اب بائنڈنگ ہے، اوتھ پر جو ہے یہ بائنڈنگ ہے، اس کی اس لیے اپیل نہیں، میرٹ پہ نہیں ہوا، میرٹ تو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا جی یہ اگر یہ کر دیں اس کی چیز اس کی، اس لیے اس پہ ریٹ بھی لا۔ آرٹیکل 199 میں یہ فعال ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ مسلینیس جو ہے، یہ بھی بڑا عام چیپٹر ہے، اینڈ والا، اس میں جو دے دیا انہوں نے یہ ہے 164 سے لے کر 166 تک۔ اب یہ ہے کیا، اس کا ذرا میں تھوڑا سا دے دوں۔ دیکھیں پہلا جو ایویڈنس ایکٹ تھا وہ 1800 اس زمانے کا تھا، اس زمانے میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جو اب آ گئی، مثلا الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں۔ شروع میں فقط کیا ہوتی تھی ایویڈنس، ایک آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، ٹیلی گراف ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ، ٹیلی گرام ہوتی تھی، ڈاک اینڈ بڑا ہم ہر
जगह नहीं। और टेलीग्राम भी वो ये नहीं होती टिक 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 टिक, वो अपने हिसाब से बनाते करते थे, इल्म था वो भी। अब उसके बाद फिर चेंज हुआ, टेलेक्स आ गई, फैक्स आ गई, अब ईमेल आ गई है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये 64 उसमें ऐड हुआ है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज़ बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस वगैरह। ये जो मॉडर्न डिवाइसेस आजकल आ गई हैं, इन सच केसेस एज द कोर्ट मे, अब देखें मे का लफ्ज़ है, शैल का लफ्ज़ नहीं है। कंसीडर एप्रोप्रिएट, और वो एप्रोप्रिएट समझेगी कोर्ट। फिर क्या अगर द कोर्ट मे अलाउ टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस दैट मे हैव बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स। अब देखें ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुए, ईमेल का लफ्ज़ नहीं है, व्हाट्सएप का लफ्ज़ नहीं है, कल को पता नहीं क्या और चीज़ आ जानी, लिहाजा उन्होंने कह दिया जो भी चीज़ कल को भी आएगी इसमें उन्होंने कब्र कर दी। हर चीज़ इसमें उन्होंने कवर कर दी है। अब एक और अमेंडमेंट इसमें फिर होगी 2017 में, प्रोवाइडेड दैट कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस आर टेक्निक मे बी लॉफुल। पर आजकल मॉडर्न ज़माना है, मुजरम जो है ना, मुजरम वो सबूत ऐसे मिटा देते हैं कि पता नहीं चलता। अब ओरल एविडेंस में आप देखा कि वो भी मार देते हैं, किधर जाएगा। फर्ज किया कोई ऐसी मॉडर्न डिवाइसेस है कि अब ये क्यों है, सीसी कैमरा है, सीसी कैमरा है ना, उसकी मदद से आपने ट्रेस कर लिया पुलिस ने, और उसने कह दिया बिल्कुल मुल्ज़म भी सही पकड़ा गया। तो इसीलिए ये इसको ये ऐड किया गया है। कोई ऐसा कन्विक्शन जो है इसलिए नहीं होगी कि वो लाफुल होगी। अब एक और चीज़ है जी, इसका 165 कह रहा है ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉस, द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। अब ये ओवरराइडिंग इसका इफेक्ट होगा दूसरे लॉस पर, क्योंकि इसने कह दिया आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाएगा, बाकी हर जगह ये जाएगा एप्लीकेबल। जहाँ भी आपने जुडिशल प्रोसीडिंग होंगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में ये नहीं है, वहाँ तो जुडिशल होती है, कैजुअल डिविजन, यहाँ भी ये होगी, ये एप्लीकेबल है। और ये एक चीज़ उन्होंने कहा, और ये 65 तक टोटल है मेरा। तो आज सिर्फ इतना ही, मैं इंशाअल्लाह ताला आप इसको डेफिनेशन वाइज आगे चलेंगे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से मैंने बनाया इसमें इंशाअल्लाह। थैंक यू।